प्रियदर्शिनी मट्टू का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये घटना केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक लंबे और जटिल कानूनी लड़ाई का प्रतीक बन गई थी। इस घटना में कानून की पढ़ाई कर रही एक मासूम लड़की को एक ताकतवर और प्रभावशाली परिवार के बेटे द्वारा बर्बरता से मारा गया। इस मामले ने देश में महिलाओं की सुरक्षा, कानून के प्रति लोगों के विश्वास और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रियदर्शिनी मट्टू का जन्म और पालन पोषण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिन्होंने उसे शिक्षा और संस्कार दोनों ही प्रदान किए थे। बचपन से ही प्रियदर्शिनी एक होशियार और मेधावी छात्रा थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर के एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए जम्मू चली गईं। उनका सपना था कि वह एक वकील बने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में LLB में दाखिला लिया। दिल्ली आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। यहाँ उन्होंने नए दोस्तों के साथ एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन इस नए जीवन में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्स्वप्न बन गया। संतोष सिंह का प्रियदर्शिनी पर फिदा होना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में ही संतोष सिंह नाम का एक छात्र भी पढ़ता था। संतोष सिंह एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता JP सिंह जम्मू कश्मीर के एक IPS अधिकारी थे और एक बड़े पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। संतोष सिंह ने पहली बार प्रियदर्शिनी को यूनिवर्सिटी में देखा और उसी समय उस पर मोहित हो गया। संतोष ने प्रियदर्शिनी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी और उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसने कई बार प्रियदर्शिनी को प्रपोज किया, लेकिन प्रियदर्शिनी ने हर बार उसे ठुकरा दिया। प्रियदर्शिनी अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और संतोष के प्रति उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन संतोष ने हार नहीं मानी। उसने प्रियदर्शिनी का पीछा करना शुरू कर दिया, उसे धमकियां दी और यहाँ तक कि उसे परेशान करने के लिए उसके कॉलेज के बाहर इंतजार भी करने लगा। प्रियदर्शिनी की शिकायत और संतोष की प्रतिक्रिया। संतोष सिंह की बढ़ती हरकतों से परेशान होकर प्रियदर्शिनी ने अपने परिवार से बात की और उनके कहने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि ये शिकायत संतोष के लिए एक चुनौती बन गई। उसने प्रियदर्शिनी के खिलाफ भी झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह एक ही समय में 2 डिग्रियां कर रही है। हालांकि जांच में यह साबित हो गया कि संतोष के आरोप निराधार थे। प्रियदर्शिनी ने संतोष के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उसे भी गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस पर संतोष के पिता का दबाव था, जिसके कारण मामले को धीमी गति से चलाया गया। संतोष को यह सब और अधिक आक्रामक बना गया और उसने प्रियदर्शिनी को सबक सिखाने का मन बना लिया। प्रियदर्शिनी मट्टू की हत्या। 23 जनवरी 1996 को संतोष सिंह ने एक भयावह घटना को अंजाम दिया। उस दिन प्रियदर्शिनी अपने वसंत विहार स्थित फ्लैट में अकेली थीं। संतोष वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। प्रियदर्शिनी का नौकर वीरेंद्र प्रसाद दरवाजा खोलने के बाद बाहर चला गया और संतोष अंदर आ गया। अंदर आकर संतोष ने पहले प्रियदर्शिनी से बातचीत की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसका विरोध किया तो वह हिंसक हो गया। उसने प्रियदर्शिनी के साथ बलात्कार किया और जब वह चिल्लाए और विरोध किया तो उसने उसे मारने का मन बना लिया। संतोष ने पहले तो कोई हथियार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उसने अपने हेलमेट से प्रियदर्शिनी के चेहरे पर 14 बार वार किया। इसके बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने हीटर के तार से प्रियदर्शिनी का गला घोंट दिया। यह हत्या न केवल क्रूरता की हद थी, बल्कि यह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हाथों किया गया अत्याचार था। प्रियदर्शिनी का शव फ्लैट में खून से लथपथ पाया गया। जब सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और देव कुमार वहां पहुंचे तो उन्हें प्रियदर्शिनी का शव बेड के नीचे पड़ा मिला। ये दृश्य देखकर वे सन्न रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच और पुलिस की भूमिका। प्रियदर्शिनी मट्टू की हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इस जांच में कई खामियां थीं, जो बाद में इस केस के कमजोर होने का कारण बनी। संतोष सिंह के पिता का दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था और वे दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त हो गए। उनके प्रभाव के कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में कई गलतियां की। उन्होंने घटनास्थल से मिले सबूतों को सही ढंग से नहीं संभाला और बाद में ये दावा किया कि प्रियदर्शिनी के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि संतोष सिंह को फंसाने के लिए उसके ब्लड सैंपल को प्रियदर्शिनी के अंडरवियर में डाल दिया गया था। जब यह मामला CBI को सौंपा गया तो CBI ने भी इस मामले को सही ढंग से नहीं संभाला। CBI द्वारा पेश किए गए सबूतों में कई खामियां थीं, जिसके कारण ये केस और भी कमजोर हो गया। दिल्ली सेशन कोर्ट का फैसला। 3 दिसंबर 1999 को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। जज GP थरेजा ने अपने फैसले में कहा कि हम जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने की है, लेकिन CBI ने जो सबूत पेश किया वह बेहद घटिया था। इस फैसले के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया।
लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। ये पहली बार था जब लोग न्याय के लिए कैंडल मार्च कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सीबीआई की अपील और हाईकोर्ट का फैसला। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन इस अपील पर सुनवाई में भी 6 साल का समय लग गया। 2006 में जब जेसिका लाल मर्डर केस का फैसला आया, तब जाकर प्रियदर्शिनी मट्टू मामले की फाइल फिर से खोली गई। सितंबर 2006 से इस मामले पर लगातार 42 दिनों तक सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों की समीक्षा की। 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने संतोष सिंह को प्रियदर्शिनी के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है और संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद संतोष सिंह ने 19 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। संतोष के वकील ने फिर से डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि संतोष को फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संतोष की बेटी का भी हवाला दिया, जो उस समय बहुत छोटी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रियदर्शिनी के परिवार ने लगातार न्याय की मांग की। प्रियदर्शिनी के पिता चमन लाल मट्टू हर सुनवाई में मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। अंततः अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। यह फैसला प्रियदर्शिनी के परिवार के लिए एक झटका था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए हर संभव कोशिश की थी। प्रियदर्शिनी मट्टू मामला। भारतीय न्यायिक प्रणाली का परीक्षण। प्रियदर्शिनी मट्टू का मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया। यह मामला न केवल न्याय की धीमी प्रक्रिया को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे प्रभावशाली लोगों का दबाव और भ्रष्टाचार न्याय को बाधित कर सकता है। प्रियदर्शिनी मट्टू का मामला भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दिल दहला देने वाली घटना है। इस मामले ने देश में महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशाली लोगों के दबाव से न्याय कैसे प्रभावित हो सकता है, इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।